हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट एंड ज्योति। सो गाइस, आप लोग टीजीटी पीजीटी एलटी वाले बच्चे कला की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे बिकॉज आपके एग्जाम बहुत ही पास आने वाले हैं और बहुत ही जल्दी कंडक्ट करा लिए जाएंगे। इसलिए सोचने समझने में आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करिए और अपनी तैयारी पे लग जाइए। सो क्लास की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं कुछ बच्चों का कमेंट का आंसर दे देती हूँ। सौर जी भाई बहुत परेशान है। सौर जी का कमेंट बार बार आता है कि मैम एग्ज़ाम कब होंगे। तो सौर जी आप जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़िए, आप उसको वॉच कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट अभी घोषित नहीं, बट एग्ज़ाम होने की कई संभावनाएं हैं कि आपका नवंबर के आसपास हो जाएगा। आप लोग वीडियो पूरी देखा करिए। और सौर जी कहते हैं मैम मैं आपके नोट्स कैसे प्रोवाइड करूं, मुझको नोट्स कैसे मिलेंगे। टेलीग्राम पे आपका ग्रुप है तो आप प्लीज़ पीडीएफ सेंड कर दीजिए। तो सौर जी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम आपको बता देगी कि आपको कैसे नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। वैसे तो आपको अगर नोट्स लेने पड़ेंगे तो आपको कुछ पैड करना पड़ेगा। आप हो सके तो नोट्स आप खुद ही प्रिपेयर कर लीजिए। नोट्स आप जब लीजिएगा जब आपके देख लीजिए एग्ज़ाम का 1 मंथ ओनली रह गया, फटाफट आप नोट्स लेके नोट्स से आपको ये आराम रहेगी कि आप एक घंटे में आप कई सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। वीडियो में 1 या 2 वीडियो में इतना आप कवर नहीं कर सकते हैं। तो जितना भी आप फ्री लाभ पाएँ तो उठा लीजिए, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। नोट्स आपको कुछ परचेज करने पड़ेंगे। सो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। अंकित जी का मैसेज है कि मैम आप रिप्लाई नहीं देती हो। बेटा रिप्लाई करने का मुझको टाइम नहीं मिलता, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, बस इतना बहुत है। अंकित जी भी कहते हैं कि मैम आपको मेरे नोट्स कैसे आपको प्रोवाइड होंगे। बेटा मेरे जो हस्तलिखित नोट्स हैं वो आपको परचेज करने पड़ेंगे। दिए गए इसके नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। सो गाइस, आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश मैं पूरी करती हूँ। वीडियो को पूरा देखा करिए। फिलहाल मैं सारी जो भी बनने वाले आपके आंसर होते हैं उसकी मैं वीडियो बना देती हूँ। सो गाइस, कम टू द पॉइंट। चलिए क्लास में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं बिकॉज आपके एग्जाम बहुत ही पाटलिपुत्र नगर कहते हैं वो देख लीजिए। पाटलिपुत्र के निर्माणकर्ता कौन थे? उदयन थे, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया ही था। पाटलिपुत्र के निर्माणकर्ता कौन थे? उदयन कहे जाते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट करते रहिए। उदयन के बाद नागदशक गद्दी पर बैठता। उदयन के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठता? नागदशक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नागदशक के पहले कौन था? उदयन थे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। आप फोकस करिए क्वेश्चन बनाने पे, किस तरीके से एक ही क्वेश्चन में से कि जैसे कि उदयन के पहले नागदशक के पहले कौन था? उदयन थे, उदयन आते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए उदयन कहे जाते, उदयन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? नागदशक बैठे, और नागदशक के पहले कौन थे? उदयन थे। अंडरस्टैंड? पाटलिपुत्र के निर्माणकर्ता कौन थे? उदयन थे। 3 क्वेश्चन आपसे हो रहा है। पाटलिपुत्र के निर्माणकर्ता कौन थे? उदयन थे। पाटलिपुत्र निर्माणकर्ता उदयन कहे जाते हैं। ओके, नागदशक के पहले कौन थे? उदयन थे। उदयन के बाद गद्दी पे कौन बैठा? नागदशक बैठा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, इसलिए आप इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। देखिए नागदशक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अंडरस्टैंड? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नागदशक हर्यक वंश का क्या था? अंतिम शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है, राइट करते रहिए फटाफट। नागदशक की हत्या किसने की थी? शिशुनाग ने की। आपका सारा ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स वाइज है। जितने भी आपके ये फैक्ट हैं, आप पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, सारे फैक्ट आपके यही निकल के आने वाले। बट मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ थ्योरी आप पढ़िए। थ्योरी पढ़ने से क्या होता है, आपको हर एक चीज़ों को विस्तृत तरीके से लर्न हो जाता है। ज़्यादा आपको उसमें रटना नहीं पड़ता। रटने वाली चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं रहती हैं। रटिए आप क्या, जैसे कि डेट रट लीजिए, हर इसकी थ्योरी इसकी समझ लीजिए, फैक्ट इसके रट लीजिए। नागदशक की हत्या किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। नागदशक की हत्या किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश के शासकों ने 412 BC यानी 344 BC तक शासन किया था। ये आपकी डेट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। आप अच्छा राइट कर लीजिएगा। मैं आपको इस तरीके से इंपॉर्टेंट लिख के पूरा ही सारा सिस्टम गड़बड़ कर देती हूँ, बट मुझको इंपॉर्टेंट डालना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि आपकी चीज़ें हाईलाइट रहें। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की थी। ओके, शिशुनाग वंश के शासकों ने 412 BC 344 BC तक शासन किया था। ओके,
शिशुनाग का शासनकाल 18 वर्ष तक रहा था। आपको संख्या में डिवाइड किया जा सकता है 19, 20, 30, लेकिन आपके 18 वर्ष तक रहा था। शिशुनाग का क्या था? शासनकाल 18 वर्षों तक रहा था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। देखिए आपका टीजीटी के लिए यहाँ से बहुत ही कम फैक्ट आपसे पुटअप किए जाते हैं, बट आपका पीजीटी के लिए देन एलटी में कुछ भी नहीं छूटता। आप ये ना सोचिए कि मैं एलटी वाला अगर बच्चा पढ़ रहा वो ये सोचे इसमें से भी हमको कुछ इंपॉर्टेंट बताया जाएगा। एलटी वाले के लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए कुछ सीमित है, पीजीटी के लिए बीच का लेवल है, इस ऐसे समझिएगा। शिशुनाग का शासन का 18 वर्ष तक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था। उत्तराधिकारी था कालाशोक। ये थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट्स आ जाता है तो एलटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिशुनाग की पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। शिशुनाग की जो पहली राजधानी थी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। शिशुनाग ने बाद में वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने जो था बाद में जो है वैशाली को क्या बनाया? राजधानी बनाया। शिशुनाग ने बाद में क्या बनाया? वैशाली को राजधानी बनाया। सो गाइस आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कालाशोक को पुराणों में क्या कहा जाता था? काकवर्ण कहा जाता था। इस प्रकार है कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा जाता है। महावंश से पता चलता है कि शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक ने शासन किया था। किससे पता चलता है? महावंश से पता चलता है। क्या पता चलता है? शिशुनाग की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक ने शासन किया था। अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, शिशुनाग की मृत्यु के बाद किसने शासन किया था? तो कालाशोक ने शासन किया था। ये कैसे पता चलता है कि शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक ने शासन किया था? महावंश से पता चलता है। अंडरस्टैंड? कालाशोक ने 394 बीसी से 366 बीसी तक शासन किया। कहाँ से कहाँ तक किया? 394 बीसी से 366 बीसी तक शासन किया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कालाशोक वैशाली को पराजित कर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। इसके बाद बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। देखिए ये आपका पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है और रिपीट भी होता है। रिपीटेड क्वेश्चन ये होता है। कालाशोक वैशाली को पराजित कर, ओके, कालाशोक ने क्या किया? वैशाली को पराजित किया। अंडरस्टैंड? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। भाई कालाशोक ने वैशाली को जब पराजित कर दिया तो क्या बनाया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। क्वेश्चन आपको ऐसे पुटअप कर सकता है, बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस समय हुआ? तो कालाशोक के समय हुआ। कालाशोक वैशाली को पराजित कर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कब हुआ? कालाशोक के समय बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। अंडरस्टैंड? कालाशोक ने 10 पुत्र थे। कालाशोक के कितने पुत्र थे? कालाशोक के 10 पुत्र थे। कि कालाशोक को अपनी राजधानी में घूमते समय महापदनंद नाम के एक व्यक्ति ने चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाएगा? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सारे इम्पॉर्टेंट होते चले जा रहे हैं। देखिए अब देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि कालाशोक की अपनी राजधानी में घूम रहे थे। ओके, ये तो आपका एक थ्योरिकल का पार्ट होगा। इसमें फैक्ट क्या है? फैक्ट आपका है कालाशोक की हत्या किसने की थी? घूमते समय महापदनंद नाम के एक व्यक्ति ने चाकू मारकर कालाशोक की हत्या की। आपका इसमें फैक्ट क्या है निकल के? कालाशोक की हत्या किसने की थी? महापदनंद नाम के एक व्यक्ति ने। देखिए महापदनंद नाम के एक व्यक्ति ने चाकू मार के कालाशोक की हत्या। क्वेश्चन आपसे पूछा है कालाशोक की हत्या किसने की थी? महापदनंद। आपसे ऑप्शन में आएगा, आप उसमें फटाफट मार्क कर देंगे। अंडरस्टैंड? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। नेक्स्ट चलते हैं। आप नंद वंश के शासकों ने 344-323 बीसी तक शासन किया था। अंडरस्टैंड? नंद वंश के शासक महापदानंद था। ये वही महापदानंद थे जिन्होंने कालाशोक की क्या की थी? चाकू मार के कालाशोक की हत्या कर दी थी। आप इसको एक बार रिमाइंड कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। महापदानंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्या की थी? महापदानंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। अंडरस्टैंड? महापदानंद के 8 पुत्र थे। कितने पुत्र? महापदानंद के कितने पुत्र थे? आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। 8 पुत्र थे।
ओके, धनानंद भी उसका पुत्र था, धनानंद भी उसका पुत्र था। कलिंग पर आक्रमण करने के बाद वह जैन मूर्तियां वहां से ले आया। ओके, महापदानंद जो था, जो कलिंग पर जब उसने आक्रमण किया था वहां से क्या ले आया, जैन मूर्तियां वहां से ले आया। आपसे क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जा सकता है, कलिंग पर आक्रमण किसने किया, महापदानंद ने किया था। महापदानंद जो है कलिंग पर आक्रमण करने के बाद किस तरीके की मूर्ति लाया था, कौन सी मूर्ति लाया था, जैन मूर्ति लेके आया था। यह आप क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जैन मूर्तियां ले आया था जब उसने आक्रमण किया था कलिंग पर। किसने किया था, महापदानंद। इस तरीके से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। महापदानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया, वही चीज़ आ गई, देखिए वही चीज़ मेरी अलग से आ गई और इसके अंदर ही मैंने बता दी। महापदानंद ने कलिंग पर क्या किया, आक्रमण किया। देखते हैं, महापदानंद को कई नामों से जाना जाता है। इस प्रकार आपके नाम है, परशुराम है तथा सर्वछत्रात्मक से भी जाना जाता है। क्या है, सर्वछत्रात्मक नाम से भी जाना जाता है। परशुराम हो गया, सर्वछत्रात्मक हो गया, जिससे कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, महापदानंद अगर वहाँ पे नहीं दिया जाएगा कि परशुराम दे दिया जाएगा, कलिंग पर आक्रमण किसने किया, तो वहाँ पे अगर ऑप्शन है परशुराम दे दिया जाएगा तो आप परशुराम पे टिक करें, क्योंकि उनको परशुराम से भी जाना जाता है और सर्वछत्रात्मक नाम से भी जाना जाता है। अंडरस्टैंड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है धनानंद शासक। धनानंद से आपसे कुछ पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलते देख लेते हैं। धनानंद का शासक सिकंदर के क्या था, समकालीन था। धनानंद का जो शासक था वो सिकंदर के समकालीन था। ओके, धनानंद एक अत्याचारी शासक था। धनानंद कैसा था, एक धनानंद अत्याचारी शासक था धनानंद, और ये सिकंदर के समकालीन था। धनानंद के दरबार में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ था। तक्षशिला के आचार्य चाणक्य का अपमान किसके शासक काल में हुआ था, तो धनानंद के शासन काल में हुआ था। चाणक्य से रिलेटेड है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर धनानंद की हत्या कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर धनानंद की हत्या कर दी। उसके बाद मौर्य वंश के मतलब नींव रखी गई। देखिए वही होगा, उसके बाद मौर्य वंश की नींव रखी गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, चाणक्य के साथ मिलकर धनानंद की हत्या कर दी। और उसके बाद आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने जब हत्या कर दी, उसके बाद क्या, मौर्य वंश की नींव जब रखी तो मौर्य वंश स्टार्ट हो गया आपका। सो गाइस, आप लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट मौर्य वंश से बनने वाले जितने भी आपके फैक्ट हैं वो अब आपको कराए जाएंगे। आपका ये वाला फिनिश हो चुका है पार्ट से। 16 महाजनपद में मौर्य वंश से आने वाले जितने भी आपके फैक्ट हैं, तथ्य, वो आपको कल की क्लास में कराए जाएंगे। सो गाइस, आप लोग कमेंट्स किया करिए जिस तरीके से आपकी क्वेरी हो, किसी प्रकार की आपको दिक्कत समस्या हो, स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स बुक करने तो आप नोट्स अवश्य बुक कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको कॉल पे बता दी जाएंगे। अगर संपर्क आपका नहीं हो पाता है तो आप जो नंबर दिया गया उस पर आप व्हाट्सअप कॉल मतलब व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज आपका जैसे ही रीड किया जाएगा वैसे ही आपको रिप्लाई दिया जाएगा। हो सकता है तो बैक कॉल भी आपको की जाएगी। सो गाइस, जैसा कि आपको पहले भी बता दिया गया था, आप कॉल करेंगे तो आई थिंक इंगेज जा सकता है, आप मैसेज करेंगे तो आपका रिप्लाई अच्छे से मिल सके। सो गाइस, आपको कैसी लगी क्लास प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब अभी भी कर लीजिए भाई। अभी भी आपने ना किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको इतने हर एक फैक्ट से आपको रूबरू करा रही हूँ। हर एक चीज़ आपकी कहीं से भी नहीं छूटने वाली है, ये मेरी गारंटी है। और बाकी अगर आपको और भी डिटेल में जाना तो आप थ्योरी पे डीप अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद को आपके सारे फैक्ट आपको यही मिलने वाले हैं। सो गाइस, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल की क्लास में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी मौर्य वंश के आगे तथ्य। सो गाइस, थैंक यू।